हेलो एवरीवन, आप सभी का यूजीसी हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। अब हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एनेक्सेशन ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसे। कैसे? आपने देखा कि तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं और उनमें भारत में बड़ी गलाकाट प्रतिस्पर्धा चलती है। सबकी कोशिश ये है कि भारत में जो अपार संपदा है उस संपदा का अधिक से अधिक भाग वो प्राप्त कर सके। इसके लिए पहले तो ट्रेड कंपटीशन शुरू हुआ। आगे चल करके आपने देखा, पीछे कर्नाटक वार में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग गई दो कंपनियों की। एक तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें डुप्ले ने पहली बार ये चीज सोचा कि भारत में हम क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित कर लें, ठीक है। और दूसरा, इस डुप्ले की सोच के नाते अंग्रेजों को भी उनके पीछे पीछे आना पड़ा। तो कर्नाटक युद्ध जो चले वो पूर्णतः भारत में एक ऐसे वर्चस्ववादी संघर्ष के रूप में दिखाई देते हैं जिसमें कि वो लोग भारत के किसी क्षेत्र विशेष पर कब्जा करना चाह रहे हैं, आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे हैं। तो डुप्ले ने ये बात सोची कि भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर ले तो हमें बुलियंस लाने की समस्या का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जो बात डुप्ले ने सोचा कर्नाटक में, और कर्नाटक में एक लंबी प्रतिस्पर्धा चली। आपने देखा 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इन बिटवीन यानी थर्ड कर्नाटक वार चल ही रहा था। इसी बीच में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी बंगाल को उन्होंने अनेक्ट कर लिया और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, क्षेत्रीय पावर के रूप में अब अंग्रेज स्पष्ट रूप से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जो स्वप्न क्लाइव उसने डुप्ले ने देखा था कहाँ पर, कर्नाटक युद्ध में, क्लाइव ने उसे कहाँ पूरा कर दिया, बंगाल में, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले बंगाल के बारे में कि बंगाल की स्थिति क्या है। तो बंगाल अगर देखा जाए तो सबसे समृद्ध प्रांत था, सबसे समृद्ध प्रांत था। बंगाल के बारे में हमने पीछे कई बार चर्चा की कि बंगाल को देखा जाए तो एक तो ये बंगाल जिसमें कि अभी दो हिस्सों में बट चुका है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। उसके बाद आप देखेंगे बंगाल प्रोविंस में धीरे धीरे उड़ीसा और बिहार के इलाके भी शामिल हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा इलाका बंगाल का हो जाता है जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग आप देखेंगे लगभग 40% एक्सपोर्ट यहीं से होते थे भारत के, जिसमें मुख्य वस्तुएं क्या थी, पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं, कपड़ा है, ठीक है, जिसमें मलमल का बहुत बड़ा अमाउंट है, मलमल के कपड़े का। उसके बाद में आप देखेंगे रेशम का काम यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है, सोरा का काम होता है। उसके बाद में आप देखें नील का काम होता है और यहाँ से चावल और चीनी इत्यादि का भी निर्यात विदेशों में होता था। तो सबसे समृद्ध है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत संपन्न है, क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, कृषि भी बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उपजाऊ है, खेती बाड़ी यहाँ की, ठीक। अब इन कारणों से बंगाल सबसे विशिष्ट महत्व रखता था मुगल एम्पायर में। तो थोड़ी से बैकग्राउंड में देखें तो बंगाल प्रांत में पहले 1700 ईस्वी में, ठीक है, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने बंगाल में किसको बनाया, मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त किया। अब यहां से ये लाइमलाइट में आता है, बंगाल का दीवान, ठीक है। दीवान एक तरीके से ऐसा पद है जो कि मुख्य नियंत्रक था या मुख्य नियंता था उस प्रांत का। तो बंगाल के दीवान के रूप में कौन नियुक्त होता है, मुर्शीद कुली खां। यही बंगाल का संस्थापक बनता है। 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। सूबेदार मतलब होता है गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर बना दिया गया किसे, सूबेदार किसे बना दिया गया, मुर्शीद कुली खां को। और ये गवर्नर बनाने का काम किसने किया था, फर्रुखसियर ने। उस समय मुगल सम्राट कौन था, फर्रुखसियर। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में मुर्शीद कुली खां को, जो पहले बंगाल का दीवान था, उसे क्या बना दिया, गवर्नर बनाने का काम किया। अब गवर्नर बन जाने से अब आप देखिए सर्वे सर्वा एक तरीके से हो गया। कौन, मुर्शीद कुली खां एक शानदार जनरल था मुगल सेना का। उसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। पहले राजधानी कहां थी, ढाका। तो इसने राजधानी ढाका से एक नया नाम दे दिया शहर का, ढाका से मुर्शिदाबाद, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा, इस शहर का नया कैपिटल का नाम मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया।
अब यहाँ पर आप देखें इंपॉर्टेंट कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक तो ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खान लाइम लाइट में कब आया, तो कब इसको विशिष्टता या महत्ता प्राप्त हुई, जब औरंगजेब ने इसे 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बना दिया। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं ये आगे चल करके सूबेदार बना, तो ये प्रश्न बनता है कि मुर्शिद कुली खां को किसने बंगाल का सूबेदार बनाया, तो किसने बनाया, फर्रुखसियर ने। कब, 1717 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब इसने राजधानी कहाँ से ट्रांसफर कर दिया, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। फिर आप आगे देखेंगे मीर कासिम मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफर करेगा, मुंगेर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस मैं क्रम बता रहा हूँ कि राजधानी पहले ढाका थी, बंगाल प्रांत की राजधानी ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है अभी। बाद में आ गई कहाँ पर यह राजधानी, मुर्शिदाबाद। कौन लेकर के आया, मुर्शिद कुली खां। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे तो मुर्शिद कुली खां का महत्व बढ़ता जा रहा है। 1719 में उसके अधीन उड़ीसा को भी कर दिया गया। 1719 में उसके अधीन, मतलब किसके अधीन, मुर्शिद कुली खां के अधीन, उसके अधीन उड़ीसा, जो अभी उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा को भी कर दिया गया। तो उड़ीसा का क्षेत्र भी आ गया। अब आप देखिए इसकी महत्ता बढ़ गई, बंगाल के शासक का नियंत्रण और बड़े क्षेत्र पर हो जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। मुर्शिद कुली खां ने एक जो लैंड सेटलमेंट का सिस्टम था, जिसको इजारेदारी कहते थे, रेवेन्यू फार्मिंग, यानी क्या किया जाता था रेवेन्यू फार्मिंग में, इजारेदारी में, कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो कुछ लोग ठेके पर ले लेते थे। इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, इजारेदारी नाम दिया गया। तो इजारेदारी पर इसने इजारेदारी सिस्टम लेकर के आता है। इजारेदारी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन किसके बेसिस पर, ठेके के बेसिस पर किया जाने लगा। तो इसने इजारेदारी शुरू किया, इजारेदारी का सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, इसको कहते हैं रेवेन्यू फार्मिंग। किसी क्षेत्र विशेष का रेवेन्यू बोली पर दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसको रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं। पहले क्या सिस्टम था, पहले ये था मुगलों के कारिंदे खुद रेवेन्यू ऑफिशियल्स फार्मर के यहाँ से कलेक्शन करते थे। अब सिस्टम का क्या आ गया, इसमें ठेकेदारी सिस्टम लेकर के आ गया ये। ठीक है, इसने एक अच्छा काम किया था, किसानों को तकाबी नामक ऋण वितरण करवाया था। तकाबी, तकाबी, तकाबी क्या होता है, ठीक है, तकाबी ये होता है अंतर फसली ऋण। अंतर फसली ऋण का मतलब क्या हुआ, किसानों को लोन दिया जाता था, गवर्नमेंट की तरफ से ऋण दिया जाता था एक फसल के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जो है वो खरीफ की फसल का बुआई शुरू होने वाला है, किस महीने में, जुलाई में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके पहले दे दिया जाता था, जुलाई के पहले, ताकि किसान क्या कर सकें, अपने लिए खेती के लिए जो संसाधन है, बीज है, खाद है इत्यादि का इंतजाम कर सकें, ताकि खेती का विस्तार हो। पहले जनसंख्या बहुत कम थी, तो लोग संसाधनों की कमी के नाते क्षेत्र पर खेती नहीं कर पाते थे, थोड़े एरिया में करते थे। सरकार ने जब मदद किया तो बड़े एरिया में खेती होने लगी। ठीक है, लोग इनपुट डालेंगे तो आउटपुट बेहतर आएगा, यानी उत्पादन भी बढ़ेगा। अब उसका फायदा स्टेट को किस रूप में होगा, बढ़ा उत्पादन मतलब बढ़ा हुआ रेवेन्यू। जितना ज्यादा है किसान पैदा करेगा तो सरकार का हिस्सा भी बढ़ जाएगा, और इससे स्टेट की जो टोटल इनकम है वो भी बढ़ जाती है। तो ये तकावी ऋण जो आप पढ़ेंगे पहले मिडिल पीरियड में, किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तुगलक ने भी ये ऋण दिया था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो ये तकावी ऋण देने का काम किसने किया, मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। यही व्यक्ति है जो बंगाल की प्रांत को धीरे धीरे मुगलों से, यानी दिल्ली से, आगरा से अलग करना शुरू किया। इस समय राजधानी आप देखेंगे दो राजधानियां हैं, लेकिन ज्यादा जो महत्व रखती है, ठीक है, पहले आगरा बाद में दिल्ली। ठीक है, तो मुगलों के केंद्रीय नियंत्रण से धीरे धीरे अपने को अलग करने की प्रक्रिया मुर्शिद कुली खां शुरू कर चुका था। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां को ही क्या माना जाता है, मुर्शिद कुली खां को बंगाल राज्य, अब ये कभी कहा नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन व्यवहार स्वतंत्र जैसा करता था ये, बंगाल राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक, जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं तो ये मार्क करिएगा, बंगाल राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, मुर्शिद कुली खां। जैसे आपने पीछे पढ़ा है कि हैदराबाद की निजाम शाही, हैदराबाद का जो वहां का राजा बना उसे किस नाम से जाना जाता था, निजाम। हालांकि वो भी मुगलों के अधीन ही था, लेकिन नाम के लिए ही अधीन था, पीछे में चर्चा कर चुका हूं। तो वैसे मुर्शिद कुली खां किसका संस्थापक है, बंगाल राज्य का इस समय, यानी मुगलों से धीरे धीरे वो अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। आपने पीछे देखा मोहम्मद शाह रंगीला जब आता है सत्ता में 19 में, उसके बाद में मुगलों की स्थिति आप देखेंगे काफी बिखराव वाली हो जाती है, यानी मुगल की केंद्रीय सत्ता जो है काफी क्षीण होने लग जाती है, और कई क्षेत्रीय ताकतें अपने आप को, तो इस तरह से क्षेत्रीय ताकतों ने
अपने को स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र बनाने की लालसा पाल ली। परिणाम ये होता है कि आप देखेंगे बंगाल धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाएगा, निजाम हैदराबाद को अलग स्वतंत्र राज्य बना लेगा, इसी तरह से अवध भी आप देखेंगे अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब नाम के लिए तो सब कहेंगे कि मुगल बादशाह ही हमारा बादशाह है, हम हमारा संप्रभु वही है, लेकिन लगभग लगभग ऐसा स्वच्छंदतापूर्ण व्यवहार करेंगे कि जैसे कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ठीक है, कभी कभी नाम मात्र के नजराना वगैरह पहुंचा दिए, नहीं तो कुछ नहीं करते थे। ठीक है, राजस्व का हिस्सा जो देने की जिम्मेदारी होती थी वो भी देने का काम नहीं करते थे। अब आप देखेंगे कि 1727 में इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब? 1727 में इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मुर्शिद कुली खां की। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में इसका दामाद था शुजाउद्दीन। क्या नाम था? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन ये अवध का, वहां का, बंगाल का नवाब बनता। शुजाउद्दीन ये दामाद था इसका। ये बंगाल का अगला, यहां से क्रम पूछ लेता है इस मते में, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये जो रहा 27 से 39 तक रहा। कब तक रहा ये? 1727 से 39 तक। ठीक है, 1739 तक ये नवाब के पद पर रहा। इसके समय में डेवलपमेंट होता है कि इसके अधीन बिहार का कार्यभार भी कर दिया गया। तो इसके अधीन क्या किया गया? इसके अधीन बिहार भी कर दिया गया। अब आप देख रहे हैं विस्तार कैसे हो रहा है। तो बंगाल के नवाब के अधीन क्या आ गया? बंगाल आ गया, जिसमें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश शामिल है। उड़ीसा आ गया, और क्या आ गया? बिहार आ गया। इस सभी को क्या कहा गया? बंगाल प्रांत ही कहा जा रहा है। अब आप देख रहे हैं बंगाल प्रांत कहा जाए, बंगाल प्रांत का अब इस समय कौन बन गया गवर्नर या सूबेदार? तो शुजाउद्दीन बन गया, जो पहले नवाब का क्या था? दामाद था। तो इसके अधीन इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है कि बिहार को इसके अधीन कर दिया गया, और इसने बिहार, अब देख रहे हैं राज्य बड़ा हो रहा है, तो इस नाते इसने क्या किया? अली वर्दी खां, इसके अधीन एक योग्य जनरल था, इसको नायब सूबेदार या डिप्टी गवर्नर बना दिया। तो शुजाउद्दीन ने, या इसने अली वर्दी खां, अब आगे देखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति होने जा रहा, अली वर्दी खां आगे ये नवाब बनेगा, को बिहार का नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, ये टर्म क्या है? ये पर्शियन टर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्टी गवर्नर। तो किसे डिप्टी गवर्नर या नायब सूबेदार बना दिया गया? अली वर्दी खां को। तो आप देख रहे हैं अली वर्दी खां की एंट्री यहां से होती है, और ये आगे क्या बन जाएगा? बंगाल का नवाब बनेगा। तो ये मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है कि किस किस समय में लाइमलाइट में आ गया? तो शुजाउद्दीन ने इसको क्या बनाया? अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार या डिप्टी गवर्नर बनाया, और यहीं से ये प्रोमिनेंस में आता है। इसके बाद में सरफराज खां बनता है, शुजाउद्दीन का पुत्र। 1740 में इसकी 39 में डेथ हो गई, तो सरफराज खां अगला नवाब बनता है। सरफराज खां ये कब नवाब बना? ये 1739 से 40 रहा। ये इसका पुत्र था। किसका पुत्र था? शुजाउद्दीन का पुत्र था, शुजाउद्दीन का पुत्र। ठीक है, तो ये बनता है 1739 में, 39 से 40 तक ये रहा। इसी समय क्या होता है कि नायब सूबेदार अली वर्दी खान ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? बिहार का नायब सूबेदार था, इसके मन में लालसा आ गई, इससे ये योग्य था, सरफराज खान से योग्य था, इसने षड्यंत्र किया, विद्रोह कर दिया यहाँ बिहार में। जब ये दबाने की कोशिश किया तो एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ। गिरिया के युद्ध में इसने पराजित करके सरफराज खान को मार डाला। तो बिहार के सूबेदार, नायब सूबेदार, बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खान ने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। और गिरिया के युद्ध, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है। गिरिया के युद्ध ये 1740 में हुआ, में इसे पराजित कर मार डाला। तो इसको पराजित किया और मार डाला। किसको? सरफराज खां को कौन मार डाला? अली वर्दी खां। अब अली वर्दी खां स्वयं नवाब बन जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, इस्लामिक हिस्ट्री में ये सारी चीजें खूब चलती हैं, और इस समय तो आप देख रहे हैं सत्ता का संघर्ष जो है, वो जिसके पास शक्ति है उसके हाथ में सत्ता चली जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत कमजोर है। आप देख रहे हैं, कई बार मैंने चर्चा किया, इस समय कौन है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, जिनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी, विशेषता ये थी, उपलब्धि ये थी, 6 किलोमीटर का हरम था, उसी में गायब हो जाते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ?
अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। ये कब बना? अब ये 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहेगा। ठीक है, 1740 से 1756। कैसे बना था? हमने देखा कि अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को मार डाला और नवाब बन गया। इसने 2 करोड़ रुपए घूस दे दिया मुगल सम्राट को। अब आप इमेजिन करो, इसने 2 करोड़ रुपए घूस देकर, चांदी के रुपए चलते थे, 2 करोड़ रुपए घूस देकर, अब आप सोचो क्या हालत है मुगलों की, घूस देकर अपने पद की वैधता प्राप्त कर ली। मुगल सम्राट ने अपने पद को क्या कर दिया? इसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैधता प्राप्त कर ली। अब आप यहां ध्यान से देखें, मेरा स्ट्रेस यह है कि मुगलों की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हीं के अधीन, बंगाल किसके अधीन है? संप्रभु है, मुगल बादशाह, संप्रभु राज्य है, और उसमें बंगाल का नवाब कौन बनेगा, इस शक्ति से कोई निर्धारित कर ले रहा है। यानी जो नवाब है उसे मार करके खुद क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। और मुगल बादशाह जानता है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा लालची है। अब मुगलों का पतन हो रहा है, धीरे धीरे उनके जो रेवेन्यू है वो घटने लग गए तेजी से, तो इसने पैसे 2 करोड़ रुपए घूस लेकर इसको वैध बना दिया इसके पद को। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं जब इसके सामने मुगलों की इतनी बड़ी कमजोरी स्पष्ट हो गई, तो पहले जो रेवेन्यू मिलता था, रेवेन्यू का एक हिस्सा दिया करते थे, थोड़ा बड़ा हिस्सा अपने मन से मुगल सम्राट को भेज देते थे। वैसे तो प्रांतपति की ये जिम्मेदारी थी, प्रांतपति ये गवर्नर नौकर होते थे, सूबेदार सूबे के, जैसे अभी हमारे यहाँ प्रांतों में गवर्नर होते हैं, संघ सरकार उनको वेतन देती है, तो वैसे वो वैतनिक अधिकारी थे। रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था उसमें सबका जब वितरण हो जाता था, वेतन वगैरह जो स्टेट के कर्मचारी वगैरह अधिकारी होते थे, तो बाकी का बचा रेवेन्यू कहाँ वापस चला जाता था? मुगल खजाने में, सेंट्रल ट्रेजरी में चला जाता था। इसने क्या किया, इन अगले 16 सालों में कोई रेवेन्यू का हिस्सा नहीं दिया, सिर्फ थोड़ा बड़ा नजराना जब मन किया तो टाइम टू टाइम भेज देता था अपने मन से वो भी। ठीक है, तो सिर्फ क्या भेजता रहा ये, थोड़े मोड़े नजराने भेजता था। मुगल बादशाह की ऐसी हिम्मत नहीं थी, ताकत भी नहीं बची थी, ना तो उसमें इन सब चीजों का रिस्क लेने की क्षमता थी। तो ये सिर्फ 16 वर्ष तक क्या भेजता था कि थोड़े मोड़े नजराने। तो अगले 16 वर्ष इसने मुगल बादशाह को राज्य के राजस्व का, स्टेट रेवेन्यू, राज्य के राजस्व मतलब टैक्स से इनकम होती है, विभिन्न प्रकार से इनकम होती है, तो स्टेट रेवेन्यू राज्य के राजस्व का कोई हिस्सा नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया। अब आप देखो, एक तरह से संप्रभु व्यवहार करने लगा। ठीक है, मनमाना व्यवहार। ठीक है, ये काम करना इसने शुरू कर दिया। तो अब इसे हम क्या कहते हैं, केवल नाम मात्र के लिए, बस कहा नहीं रहा कि आप कौन है। ठीक है, मुगल बादशाह भी कह रहा कि चलो इसने डिक्लेयर नहीं किया कि हम अलग हो गए हैं, ठीक, तो नाम के लिए ही सही। तो सिर्फ क्या भेज दिया था, करता था नजराना। नजराना मतलब उनके शान में, उनके सम्मान में कुछ अमाउंट भेज दिया गया, कुछ महंगे हीरे जवाहरात की चीजें, ठीक है, कुछ सोने के सर्फियां, कुछ चांदी के सिक्के, ये विशेष अवसर पर भेज देता था। बाकी कोई रेवेन्यू, रेगुलर जो रेवेन्यू पेमेंट होना चाहिए था वो नहीं भेज रहा था। ठीक है, तो ये नाम मात्र के लिए मुगलों के अधीन था। इस बीच में आप देखेंगे रघुजी भोसले बहुत सक्रिय था इस इलाके में, आक्रमण करता था लगातार, मराठा सरदार था रघुजी भोसले। ठीक है, ने इसको पराजित कर दिया, किसको? अलीवर्दी खां को। कई आक्रमण किया। अब उससे ये परेशान होकर के 1751 में रघुजी भोसले से इसने, आप जानते होंगे नागपुर में मराठों का, आगे हम जब पढ़ेंगे इतिहास तब देखेंगे कि 4 महत्वपूर्ण क्षत्रप थे मराठों में। भोसले था, सिंधिया था, होलकर था, गायकवाड़ था, पेशवा था, तो ये सब क्षत्रप थे मराठों के। ठीक है, तो इसमें जो भोसले को, रघुजी भोसले, ये कहाँ का था? रघुजी भोसले कहाँ का क्षत्रप था? ये नागपुर का मराठा क्षत्रप था। ठीक है, रघुजी भोसले से संधि कर लिया। ठीक है, मराठे ये कहते थे, लूटपाट करते थे अटैक करके। ठीक है, कहते थे अगर लूट से बचना चाहते हो तो हमें चौथ दिया करो। ठीक, एक सिस्टम मराठों ने बना रखा था कि जो चौथ देता था उसे अपना संरक्षित राज कहते थे, कि रेगुलर तुम चौथ दिया करो तो तुम्हारे यहाँ अटैक करके लूटेंगे नहीं, लूटपाट में ज्यादा लूट ले जाते थे, तो तुम एक रेगुलर अमाउंट दिया करो चौथ के रूप में, तो तुम हमारे संरक्षित राज माने जाओगे, तुम्हें हम लूटेंगे नहीं, और नहीं तो हम धावा कर बोलेंगे आपके विरुद्ध और लूट लिया करेंगे। तो इसने संधि कर ली रघुजी भोसले से और 12 लाख रुपए चौथ देना स्वीकार कर लिया। कितने? 12 लाख रुपए ये सालाना था,
12 लाख रुपए चौथ, जो मराठे वसूला करते थे पड़ोसी राज्य से, चौथ देना स्वीकार कर लिया। अभी इंपॉर्टेंट है कि किस नवाब ने चौथ देना स्वीकार किया, तो मुर्शिद कुली खान ने किसके साथ संधि किया, रघुजीत भोसले के साथ में। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसमें मुगल बंगाल के नवाबों में ये कहा जाता है कि अंतिम महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नवाब था। इसने अंग्रेजों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया, तमाम जो यूरोपीय ट्रेडर्स थे उन पर दबाव बनाए रखता था कि वो ट्रेड के अलावा उल्टी सीधी गतिविधियों में भाग न लें। ताकत थी, मजबूत और शासक था ये, और इस नाते अंग्रेज फ्रांसीसी सभी शांति से अभी ट्रेड में लगे थे। जैसे आपने देखा कि कर्नाटक में बड़ा उत्पात मचाना शुरू कर दिया था इन्होंने, अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसने इसका एक जो सबसे 3 पुत्रियां थी, इसकी 3 बेटियां थी, लड़का नहीं था कोई इसका अपना। तो 3 बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी थी, बिहार के बाद में वो दीवान की उसकी सूबेदार की बेटी वो बेटा होगा, यानी इसकी तीनों बेटियां जो ब्याही गई थी वो अलग अलग, जैसे ढाका के नवाब से ब्याही हुई थी, वहां के गवर्नर से, घसीटी बेगम इसकी बड़ी बेटी थी, दूसरी बेटी ब्याही थी पूर्णिया के नवाब से, उससे गवर्नर से, और तीसरी बेटी ब्याही थी पटना के नवाब से। ठीक है, बस इसे गवर्नर से। तो तीनों बेटियों को अलग अलग जगहों पर इसने ब्याह दिया था। और उनमें से जो सबसे छोटी बेटी थी उसका पुत्र था सिराजुद्दौला, जो आगे नवाब बनेगा, उसको ये बहुत पसंद भी करता था। ठीक है, और उसका क्या किया इसने, एक बार चर्चा में बोला कि जो अंग्रेज हैं उसको नवाब बनाना चाह रहा था बंगाल का, तो इसने उसको एक बार समझाते हुए कहा था कि अंग्रेज जो हैं ट्रेडर हैं, ये लोग भारत का माल ले जाकर, बंगाल का माल ले जाकर विदेशों में बेचते हैं और हमें सोना चांदी देते हैं। तो ये वैसा ही काम करते हैं जैसे मधुमक्खियां काम करती हैं, यानी फूलों से शहद इकट्ठा करके लाती हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि इनको अगर कंट्रोल करके रखा जाए ठीक से तो ये मधुमक्खी शहद देती है, लेकिन अगर इनके साथ छेड़ा गया तो ये काट काट कर मार डालेंगी। मतलब उसने बताया कि इनसे फायदा भी है, लेकिन अगर इन्हें छेड़ोगे तो नुकसान भी होगा। तो ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है इसका कि जो यूरोपीय व्यापारी हैं, विशेष करके अंग्रेज को उन्होंने क्या कहा, मधुमक्खियों जैसा कहा कि जिनको नियंत्रित तरीके से पाला जाए व्यवस्थित ढंग से तो शहद देंगी, लेकिन छेड़ा जाए तो काट काट करके मार डालेंगी। मतलब ये उनकी शक्ति भी जानता था। तो इसने एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस बनाए रखा और इसने कभी छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, और उनको नियमित रूप से सारे स्टेट के जो लॉज वगैरह हैं वो पालन करने के लिए बाध्य करता था। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु, अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। ये अंतिम योग्य बंगाल का नवाब था। ठीक है, इसके बाद 2-3 जो और आएंगे वो भगवान भरोसे ही होंगे। तो अंतिम योग्य बंगाल का नवाब कौन है, अलीवर्दी खां। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई 1756 में। और इसके खुद के पसंद के अनुसार सिराजुद्दौला, जो इसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र था, सिराजुद्दौला। ठीक है, अच्छा, इन जो इसके तीनों दामाद थे, ढाका का दामाद जो इनका ब्याह था, मतलब ढाका की बेटी से ब्याही थी, दूसरा कहां पर, मुर्शिदाबाद, और तीसरा पटना। तीनों दामाद इसके इसके 1756 से पहले ही मृत्यु हो गई थी तीनों। तो इसने क्या किया कि सिराजुद्दौला जो सबसे छोटी बेटी का पुत्र था, ये क्या था, अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का पुत्र था, सबसे छोटी बेटी का पुत्र। ठीक है, इसे इसने अपने जीवन काल में ही, जिंदा था तभी इसको नॉमिनेट कर दिया था अगले नवाब के रूप में। तो इसका नामांकन इसने किस रूप में कर दिया था, इसका नामांकन कर दिया गया था भावी नवाब के रूप में। भावी मतलब जो आगे आने वाला है, भावी नवाब। अब आप देख रहे हैं 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, एक ढाका के गवर्नर से ब्याही गई थी जिसका नाम था, बड़ा अजीब सा नाम था, घसीटी बेगम। इनको और कोई अच्छा नाम नहीं मिला, इससे ये भी लग रहा है कि इनका जो शुरुआती जीवन था वो कुछ अभाव भाव में रहा होगा। नहीं, घसीटी वगैरह नाम जानते हैं आप, किसी संपन्न व्यक्ति के बेटी का नहीं होगा। ठीक है, दूसरी इनका जो बेटी ब्याही गई थी वो पूर्णिया में ब्याही गई थी, उसका नाम तो नहीं मिलता, लेकिन पूर्णिया में जो उसका वो था, पूर्णिया वाली बेटी का बेटा था, वो एक महत्वाकांक्षी लड़का था, शौकत जंग नाम था उसका। ठीक है, तो ढाका में घसीटी बेगम है इस समय, और शौकत जंग कहां पर है, शौकत जंग है पूर्णिया में। और तीसरा बिहार में कौन है, पटना में कह लीजिए, पटना। ठीक है, पटना में कौन है, सिराजुद्दौला, सबसे छोटी बेटी का। सिराजुद्दौला को बना दिया गया नवाब, नॉमिनेट कर दिया किसने, अपनी मृत्यु से पहले अलीवर्दी खान ने।
अब इन दोनों को लगा कि हमें निग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। तो मृत्यु के बाद चूंकि सबसे बड़ी बेटी थी तो इसने भी दावा किया कि हमारा भी अधिकार बनता है, जब ये 3 ही बेटियां थी इनकी, ठीक है। पूर्णिया का जो शौकत जंग था, जो दूसरी बेटी का यानी बीच वाली बेटी का बेटा था ये, ठीक है, उसने कहा कि हम बड़े हैं, ये बड़ा था उम्र में शौकत जंग, उसने क्लेम किया कि हमको मिलना चाहिए क्योंकि ये अभी युवा था, अनुभवहीन भी था सिराजुद्दौला, उससे ये बड़ा था, ठीक है, कुछ दिन ये कार्यभार भी पूर्णिया का देखा था, तो इसकी आकांक्षा थी इसे बना दिया जाए। घसीटी बेगम अपना सोच रही है, शौकत जंग पूर्णिया का जो है वो अपना सोच रहा है, ठीक है। तो दोनों किसका विरोध करते हैं? सिराजुद्दौला का। अंग्रेजों को यहाँ मौका मिल गया क्योंकि उन्होंने स्वाद चख लिया था बांटो और राज्य करो का। कहाँ पर? कर्नाटक में, पीछे पड़ चुके हैं आप। 1746 से जो कर्नाटक युद्ध शुरू हुए थे तो अंग्रेज वहां का अनुभव लेकर के आए बांटो और राज करो वाला, और यहाँ उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। तो इसके 3 दुश्मन हो गए, ये लोग, 2 यहाँ और 1 अंग्रेज। तो इसके 3 दुश्मन कौन है सिराजुद्दौला के? 3 दुश्मन। पहला दुश्मन क्या है, या विरोधी कह सकते हैं, पहला तो मौसी है घसीटी बेगम, ये मौसी जी थी, ठीक है, घसीटी बेगम। दूसरा है मौसेरा भाई। मौसेरा भाई कौन है? शौकत जंग, पूर्णिया में जो बैठा हुआ है। और इन दोनों को पीछे बैकिंग करने वाले हैं कौन लोग? अंग्रेज। तो इसके ये 3 शत्रु थे, ठीक है। कौन कौन? घसीटी बेगम, शौकत जंग और अंग्रेज। इवन इसका जो दीवान था, राज बल्लभ नाम था, वो भी जो है घसीटी बेगम के साथ था। इसका दीवान, दीवान जो राजस्व वगैरह के मामले देखते हैं, दीवान राज वल्लभ, ठीक है, राज वल्लभ घसीटी बेगम के पक्ष में था, घसीटी बेगम के पक्ष में था, ठीक है। तो अब एक कलह शुरू हो गई, एक गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी। अंग्रेजों ने घसीटी बेगम का मदद किया और घसीटी बेगम का साथ आप देख रहे हैं दीवान ही कर रहा है। दीवान बड़ा महत्वपूर्ण पद होता था, सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे पावरफुल मंत्री होता था दीवान। तो दीवान किसका साथ दे रहा है? इसकी दिक्कत ये थी कि ये बहुत घमंडी भी था, बहुत गुस्से वाला था और लंपट टाइप का ये था, इसको कोई पसंद नहीं करता था। अब आप जानते हैं नाक नखरे में ज्यादा पल जाता है ना, ननिहाल का असर होता था, आप समझे होंगे कि बच्चे ननिहाल में बिगड़ जाते हैं, ठीक है। और नाना अलीवर्दी खां तो कैसे थे आप समझ ही रहे हैं। तो ये कुछ ज्यादा ही उदंड टाइप का था, इस नाते इसके अपने ऑफिशियल भी इसको पसंद नहीं करते थे। इसी नाते राज बल्लभ जो बड़ी बेटी थी इसकी, अभी उम्र दराज रही होगी, तो राज बल्लभ सोचा होगा कि इसको महत्वपूर्ण पद दे करके और हम अपना राज सत्ता संभालेंगे। तो राज बल्लभ घसीटी बेगम के पक्ष में था। अब इनमें संघर्ष शुरू हो जाता है, अंग्रेज इन दोनों का बैकिंग करते हैं। सिराजुद्दौला ने अटैक किया, घसीटी बेगम को पराजित कर दिया। तो आप जानते हैं मौसी लोगों का प्यार थोड़ा होता ही है अपने भतीजों पर। फिर इसने ये जब पराजित हुई तो इसको डर लगा कि मार दिया जाएगा, तो ये उसको अपने प्यार वगैरह का हवाला देकर, दुहाई देकर के इससे माफी मांग ली, ठीक है। राज बल्लभ को मार दिया गया क्योंकि घसीटी बेगम का साथ दे रहा था, राज बल्लभ को मार दिया इसने। फिर उसने शौकत जंग को भी मार दिया, इसने, सिराजुद्दौला ने। लेकिन इस राज बल्लभ का एक बेटा था कृष्ण बल्लभ, कृष्ण बल्लभ, ठीक है। ये कृष्ण बल्लभ बच गया और इसने भागकर, कृष्ण बल्लभ भागकर कंपनी की शरण में फोर्ट विलियम चला गया। कहां चला गया ये? फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम कहां पर है? कैलकाटा में, कैलकाटा चला गया, फोर्ट विलियम में शरण ले लिया। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में जो किसकी वो थे, किला था, किलेबंद बस्ती थी, आप जानते हैं अंग्रेजों की पड़ चुके पीछे। फोर्ट विलियम में राजकृष्ण बल्लभ ने शरण ले लिया। अब जाहिर सी बात है कि फोर्ट विलियम किसके राज्य क्षेत्र में आता था? बंगाल के। और वहां का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कंपनी के अधिकारियों को ऑर्डर दिया। अच्छा, ये अपने साथ खजाना भी ले गया था। कहते हैं खजाना, क्योंकि खजांची था ना, खजाना इसी कंट्रोल में होता था दीवान के, तो ये अपने साथ खजाना भी लेकर के भाग गया था, यानी ज्यादा माल लेकर के निकल गया था। अंग्रेजों ने शरण, अंग्रेज सिर्फ थोड़ी शरण दे देते नंगे भूखे को, तो खजाना लेकर के भी भाग गया था। इस नाते उन्होंने शरण दे दिया था अंग्रेजों ने, और इसका इस्तेमाल भी करते। तो परिणाम ये होता है कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों से डिमांड करता है तुम हमें कृष्ण बल्लभ वापस दो, ठीक है, क्योंकि खजाना भी था उसके साथ और ये राजद्रोह कर रहा था तो इसको सजा देता। अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम उसे वापस नहीं करेंगे। अब आप देखिए सीधे सीधे किससे टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? अंग्रेज एक तरीके से चुनौती दे देते हैं, ठीक है। 1756 में जब ये सब चल रहा था, ये आपस में लड़ रहे थे, अंग्रेजों को मौका मिल गया। अंग्रेजों को एक डर भी था, पीछे पढ़ा चुका हूँ, 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था, 7 ईयर वार, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ गए थे, ठीक है। 1756 से 63 तक लड़े थे। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, एक तो यहाँ डिस्टर्बेंस है, तो सिराजुद्दौला का ध्यान तो इनसे निपटने में लगा हुआ है। अंग्रेज मौका देखते हैं, और थोड़ी सी उनको खतरा भी लग रहा था फ्रांसीसियों से, तो इन्होंने फोर्ट विलियम के आसपास के इलाकों की किलेबंदी कर डाली। क्या किया? किलेबंदी, मतलब इसको एकदम चाक चौबंद पूरा
किला बना दिया, मजबूत किला बनाया और परकोटे पर तोप लगा दी। परकोटे पर, जो किले के बीच बीच में आप देखते हैं ना बना रहता है परकोटा, परकोटे पर तोप चढ़ा दी। अब आप सोचो कि एक राज्य के अंदर, राज्य कौन सा है, बंगाल का राज्य है, जिसका संप्रभु या सॉवरेन कौन माना जाएगा, नाम के लिए ही सही, मुगलों की सत्ता आप जान ही रहे कैसी थी, सिराजुद्दौला। और इसके बिना इजाजत के, बिना इसे कहे, इन्होंने किलेबंदी भी कर लिया और परकोटे पर तोप भी चढ़ा दिया। ठीक है, परिणाम ये होता है कि सिराजुद्दौला इनको आदेश देता है, इनको आदेश देता है कंपनी के अधिकारियों को कि आप लोग जो किलेबंदी कर लिया है इसको हटाइए और तोपें भी हटा दीजिए। ये राजादेश था या राज आज्ञा थी। ठीक है, अब आप सोचो कि राज आज्ञा का उल्लंघन अंग्रेजों ने कर दिया। जाहिर सी बात है कि नवाब की नवाबी को चोट पहुंची होगी। और फिर इसने क्या किया, अंग्रेजों को चेतावनी दिया कि अगर मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ तो हम तुम्हारे विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करेंगे। अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, बंगाल में कासिम बाजार का इलाका जिला भी है। तो 4 जून 1756 को, ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना ये स्थितियां बनती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। 4 जून 1756 को इसने आक्रमण कर दिया कासिम बाजार पर, क्योंकि उन्होंने आदेश नहीं माना था। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने सैन्य कार्यवाही कर तो इसने सैन्य कार्यवाही किसके विरुद्ध कर दिया, कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। कौन कौन सी आज्ञा थी, किलेबंदी हटाओ और जो तोपे लगा दिए हो उसको भी हटा दो और कृष्ण बल्लभ हमें वापस दो। तो ये 3 आदेश थे, तीनों का अनुपालन नहीं हुआ और इस नाते इसने सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। कासिम बाजार का पर जो आक्रमण था वो एक तरीके से अंग्रेजों के लिए चेतावनी था कि अभी भी मौका, सुधर जाओ तुम। अंग्रेज अभी भी नहीं माने। उसने 15 जून को कलकत्ते पर आक्रमण कर दिया। फिर 15 जून किस पर आक्रमण हुआ, कलकत्ता पर आक्रमण हुआ। किसने आक्रमण कर दिया, सिराजुद्दौला ने। 20 जून को कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। सिराजुद्दौला का अधिकार, यानी अंग्रेजों का इलाका अब जो इसमें था किसके हाथ में चला गया, सिराजुद्दौला के हाथ में 20 जून को चला जाता है। अंग्रेज अधिकारी जो थे यहाँ से वो भाग करके फुल्टा में शरण ले लेते हैं। यहाँ का गवर्नर था रॉजर ड्रेक। ठीक है, कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। इस समय अंग्रेज गवर्नर है रॉजर ड्रेक। भागकर फुल्टा द्वीप है गंगा सागर में, फुल्टा ये द्वीप है, ज्वारीय द्वीप है, गंगा सागर में ये द्वीप है। फुल्टा द्वीप में शरण ले लिया, फुल्टा द्वीप में शरण ले लिया। ठीक है, अब ये कुछ मुट्ठी भर तो भाग गए, जहाज में बैठ करके, नाव में बैठ करके फुल्टा द्वीप में भाग गए, लेकिन 146 अंग्रेज पकड़ लिए गए। हाँ, एक काम और किया था, इसने अधिकार करने के बाद में कलकत्ता का नया नाम रख दिया था। इसने, सिराज ने कलकत्ता को अली नगर, किस नाम से, अली नगर का नया नाम दे दिया। कलकत्ता का नामकरण क्या कर दिया गया, अली नगर नाम रख दिया था अपने विजय के बाद। ठीक है, जो कलकत्ता से लगभग 146 अंग्रेज पकड़े गए। कलकत्ता से नवाब की सेना ने 146 अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, तो 146 अंग्रेज गिरफ्तार हो गए 20 जून को और इन्हें 18x14 के कमरे में बंद कर दिया गया। ठीक है, इन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसको 18x14 फीट की इसकी साइज थी। ठीक है,
कमरे में बंद कर दिया गया। ठीक है, क्या होता है, 20 जून को यह घटना घटित हुई। 20 जून की रात में ये 146 अंग्रेज जो बंद कर दिए गए थे एक छोटे कमरे में, रिलेटिवली 146 आदमी 1814 में बड़ा मुश्किल से आए होंगे, ठोस ठोस के भर दिया गया होगा। 21 जून को जब कमरा खोला गया तो इनमें से सिर्फ 23 जिंदा बचे, सिर्फ 23 जिंदा बचे। बाकी उमस, आप जानते हैं जून में भयानक गर्मी होती है बंगाल में, समुद्र के किनारे का इलाका है, उमस बहुत होती है। बाकी सब मर चुके थे। इनमें जो जिंदा बचने वालों में से जे हॉलवेल भी था, जे हॉलवेल भी इनमें शामिल था। इन्हें जो बच गए, ये बचे हुओं में शामिल था। इसी ने एक कहानी लिखी है और इसका नाम दिया है, इस दुर्घटना का नाम दिया है, इस ट्रेजेडी का नाम दिया है ब्लैक होल ट्रेजेडी। कोई और नहीं बताता है, यही हॉलवेल बताता है, जो बाद में काफी बड़ा पदाधिकारी भी बंगाल का बनेगा, जे हॉलवेल। उसने इसका वर्णन ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से किया कि मैं तो आंखों देखा चश्मदीद हूं, मैं भी उन सताए हुए पीड़ित लोगों में शामिल था जिनको छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। ठीक है, इस घटना को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी या काली कोठरी कांड भी कहा जाता है, काली कोठरी कांड भी कहते हैं। तो काली कोठरी कांड कब हुआ था? 20-21 जून 1756। ठीक है, कि रात की घटना है। ठीक है, 20-21 जून 1756। क्या हुआ, 146 में से केवल 23 बचे। जिस घटना का उल्लेख कौन करता है? तो इस घटना को जे हॉलवेल ने लिखा इस कहानी को। ठीक है, और कहीं नहीं मिलता। अब ये कहानी बहुत बढ़िया से प्रचारित और प्रसारित की गई, किस लिए? ताकि दिखाया जाए कि सिराजुद्दौला कितना क्रूर है। आप जानते हैं ये सब काम नवाब थोड़ी कर रहा कि नवाब आया सबको पकड़ा और एक कालकोठरी बंद कर दिया, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई। ये खबर जब पहुंचती है मद्रास में, तब क्लाइव कहता है इसका हम बदला लेंगे और जरूर बदला लेंगे इसका। क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण पद पर आ चुका है अब तक। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और वाटसन भी था उसके साथ में, मद्रास से एक वो चलती है। हाँ, इसका सियारुल मुतखैरीन नामक एक उस समय का वो है, हिस्ट्री बुक है, उसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता। क्या नाम है? सियारुल मुतखैरीन, जो उस समय का हिस्ट्री है, सियारुल मुतखैरीन। ये इस समय की हिस्ट्री बुक है, इस समय के तमाम घटनाओं का इसमें दस्तावेज है। ये किसके बारे में? जिसका लेखक है गुलाम हुसैन। कौन लिखा था इसको? गुलाम हुसैन ने इसकी कोई चर्चा, बाकी तमाम घटनाओं की चर्चा करता है, गुलाम हुसैन ने इसकी कोई चर्चा नहीं करी है। इसने नहीं करी है, सियारुल मुतखैरीन के राइटर गुलाम हुसैन ने। ठीक, तो केवल एक आदमी कह रहा है, वो भी कौन कह रहा है? अंग्रेज है। अब ये लग रहा है इन्होंने बढ़िया से कहानी तैयार किया था, किस पर? आक्रमण करने का। ठीक है, बंगाल पर आक्रमण करने का। और फिर ये होता है कि इसका बहाना बना करके नैतिक जिम्मेदारी किस पर डाल दी जाती है? इस घटना की सिराजुद्दौला पर नैतिक जिम्मेदारी डाल दी गई, और बंगाल, वहां मद्रास से एक सेना भेजी जाती है, किसके नेतृत्व में? क्लाइव और वाटसन से, इसका प्रतिकार करने के लिए। मद्रास से, मद्रास आप जानते हैं वहां हेडक्वार्टर था, मद्रास से एक सेना, क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव भी लिख सकते हैं, क्लाइव व वाटसन, ये दोनों बंगाल के गवर्नर रहते हैं समय समय पर, बाद में बनेंगे। क्लाइव व वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए, कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए भेजी गई। तो कलकत्ता से एक सेना चलती है, किसके लिए? सॉरी, मद्रास से, किस पर अधिकार करने के लिए? मद्रास से सेना चली क्लाइव वाटसन के नेतृत्व में, कलकत्ता पर इन्हें अधिकार करना था।
अच्छा, हुआ क्या, जब कलकत्ता पर अधिकार कर लिया नवाब ने, तो जगत सेठ नामक एक व्यक्ति को, किसको, जगत सेठ, ठीक है, ये बना दिया गया था नवाब द्वारा इसे कलकत्ता, जिसका क्या नाम हो गया था, अलीनगर। अलीनगर का प्रभार सौंप दिया गया था, मतलब ये यहाँ का अधिकारी बना दिया गया था, नगर अधिकारी सौंप दिया गया था, ठीक है, किसको, जगत सेठ को, ठीक, ये बड़ा ट्रेडर भी था यहाँ का। इसको कलकत्ता की पूरी जिम्मेदारी, जिसको अलीनगर अब कहते हैं, जगत सेठ को सौंप दिया गया था। अब जब कहते हैं कि जब ये पहुंचा रॉबर्ट क्लाइव, अभी देखो हमारे यहाँ तोप खाने का प्रयोग हमारे देसी शासक करना बढ़िया से नहीं जानते थे, लेकिन ये लोग अच्छा तोप खाना रखते थे अंग्रेज। कहते हैं कलकत्ता के पास जब पहुंचता है ये, तो इसने पहले समुद्र में जब इनकी जहाजें थी तो वहीं से ऐसे ही हवा में गोली चलाना शुरू कर दी, गोले दागना शुरू कर दिए, दहशत फैलाने के लिए। अब ये हुआ, माहौल बन गया कि अंग्रेज बड़ी सेना लेकर के, नेवी लेकर के आ गए हैं, पहुंच गए हैं, बड़ा आक्रमण होगा। तो जगत सेठ जो था ये भयभीत हुआ, तो पहले से डराया, फिर इसे घूस दिया, किसको, जो कलकत्ता का नगर अधिकारी है, ठीक है, जगत सेठ, इसे पहले डराया और फिर इसे घूस दे करके, घूस दिया, और ये क्या करता है, कलकत्ता सौंप देता है, किसको, क्लाइव को सौंप देता है, ठीक है। तो जगत सेठ ने बिना किसी युद्ध के, बिना किसी प्रतिरोध के, अब देखो देश के गद्दार हैं ये, जगत सेठ ने घूस लेकर कलकत्ता क्लाइव को सौंप दिया। अब पहले तो ये भी शायद डरते डरते आया होगा, युद्ध होगा, और यहाँ तो काम बन गया। अब आप देखिए, साम दाम दंड भेद, ये यूरोप के लोग बड़े माहिर थे, और हमारे यहाँ गद्दार लोग माहिर थे। जगत सेठ ने घूस लेकर क्लाइव को सौंप दिया। क्लाइव ने देखा कि ये तो इंडियन बड़े आसानी से बिक जाते हैं, शायद उसने बात किया होगा कि और कौन कौन बिकाऊ है, तो आप जानते हैं अपने देश में क्या चलता है। जगत सेठ ने कहा कि बिकाऊ तो लगभग सभी लोग होते हैं, बस बोली लगाने वाला होना चाहिए। परिणाम क्या होता है कि क्लाइव को लगता है कि यहाँ तो बड़ा गेम सेट हो सकता है, और उसने फिर क्या कहा कौन कौन हो सकता है, तो इसने बताया कि मीर जाफर, जो इस समय मीर बख्शी और सेना का मुख्य पदाधिकारी है, वो भी बिक सकता है। मीर जाफर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके मन में बड़ी आकांक्षा थी कि वो बंगाल का नवाब बन जाए। सिराजुद्दौला को किसी लायक को समझता नहीं था, और था भी नहीं। सिराजुद्दौला के साथ ये दिक्कत थी, जो समय के इतिहासकार लिखते हैं उनको यही है कि सिराजुद्दौला जो था वो योग्य व्यक्ति नहीं था, क्रोध बहुत था, समझदारी कम थी, जो बड़े अनुभवी लोग थे उनसे सलाह भी नहीं लेता था प्रॉपरली, और इस नाते बड़े अधिकारी, आपने देखा दीवान भी विरोधी था। अब आप देखिए, दीवान जो मुख्यमंत्री जैसा होता है वो भी विरोधी है, और सेना मंत्री जिसको मीर बख्शी कहते हैं, मीर जाफर जिस पर था, यानी सेना का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, रेवेन्यू कंट्रोल दीवान के हाथ में, और सेना का कंट्रोल किसके हाथ में, मीर बख्शी के हाथ में, और दोनों विरोधी हैं नवाब के। तो ऐसा नवाब कहाँ सर्वाइव करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, क्लाइव ने बड़ा प्लान बना लिया, किसके उसमें, ठीक है, उसने सोचा कि एक बड़ा प्लान बनाया जाए जिसमें सबको शामिल किया गया, किस रूप में, षड्यंत्रकारियों को, और इसने सोचा कि हम बंगाल को कैसे हथिया लेते हैं। तो अब एक षड्यंत्र शुरू होता है इस घटना के बाद। क्लाइव और वाटसन इस षड्यंत्र में शामिल थे। तो किसके विरुद्ध षड्यंत्र होता है, नवाब के विरुद्ध, नवाब के विरुद्ध। कौन करता है, क्लाइव, मुख्य भूमिका क्लाइव की थी, और उसका सहयोगी कौन था, वाटसन था, ठीक है। ये चाह रहे थे कि बिना लड़े, इसी को कूटनीति कहा जाता है, कूटनीति, कुटिल नीति। कूटनीति बेसिकली क्या है, कुटिल नीति है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी, बहुत धूर्ततापूर्ण होती है, ठीक है। और इस समय सब कुछ जायज है, सुना होगा आपने कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो यहाँ पर यही शुरू हुआ, बड़ा वाला खेल शुरू हो गया, किसका, षड्यंत्रों का। इसी बीच में क्या होता है कि दबाव बनता है किस पर, सिराजुद्दौला पर, और इसने 2 जनवरी 1757 को, ठीक है, जब ये कब्जा हो गया, कलकत्ता क्लाइव के हाथ में कब चला गया था, 2 जनवरी 1757, 2 जनवरी 1757 की घटना है, ठीक है। दिसंबर में लोग पहुंचे, तो जनवरी में कलकत्ता इन्हें वापस मिल गया। तो बहुत ज्यादा दबाव में आ जाता है सिराजुद्दौला, अभी अनुभव था ना इसको, इसने 9 जनवरी को क्लाइव से संधि कर ली, क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर मतलब कलकत्ता, अलीनगर की संधि कर ली। तो अलीनगर संधि किसके किसके बीच में हुआ है, ठीक है, 9 जनवरी कब, 1757 भी लिख सकते हैं यहाँ, 9 जनवरी 1757 को
क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि कौन कर लेता है? सिराजुद्दौला कर लेता है। ठीक है, अब इस संधि में एक तरीके से पूरा सरेंडर ही था, समझ लीजिए। किसका सरेंडर था? सिराजुद्दौला ने सरेंडर ही कर दिया इसने। अंग्रेजों को पूरा अधिकार दे दिया व्यापार का। क्या दे दिया? व्यापार का पूरा अधिकार अंग्रेजों को बंगाल के साथ दे दिया गया। दस्तकों का उपयोग करने का पूरा अधिकार दे दिया। किलेबंदी का भी अधिकार दे दिया। जो अंग्रेज किलेबंदी कर रखे थे, देखो आप समझ सकते हो कि अंग्रेजों का दबाव इतना ज्यादा था कि जो मनमानापन कर रहे थे उस सबको इसने मान लिया। इवन यहां तक कंपनी को सिक्के ढालने का भी अधिकार दे दिया। यानी कंपनी के लोग अलीनगर की संधि के अनुसार अब जो सिक्के ढाल सकते हैं। पहले सिक्के कौन चलाता था? बादशाह चलाता था, नवाब चलाता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने सिक्के चला सकती है। तो ये अलीनगर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस तरीके से। यहाँ डेट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और ये भी कहा गया कि आपने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ा है, इसमें क्षतिपूर्ति देना है। और आप सोच लीजिए बहुत खर्चा हुआ, लेकिन ये आप पर छोड़ देना है कितना क्षतिपूर्ति आप देने को तैयार हैं। अब ये सब सारी बातें कौन मान लिया दबाव में? सिराजुद्दौला ने मान लिया। अब ये बड़ी अपमानपूर्ण जो है शर्तें थी, मान लिया। और इसने किसी से डिस्कस भी नहीं किया अच्छे से, अपने जनरल से, अपने जो अधिकारी थे। फिर क्या होता है कि सभी के मन में निराशा हुई और लोगों को ये लगने लगा कि अब इसके दिन गिने चुने बचे हैं, अब अंग्रेज इसे छोड़ेंगे नहीं। तो सब लोग अंग्रेजों के साथ अपना तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं। और परिणाम ये होता है, एक बड़ा षड्यंत्र तैयार होता है। जिसमें कौन कौन शामिल है षड्यंत्रों में? तो षड्यंत्र में शामिल लोग हैं आप ध्यान से देखते जाइए कि ये देश कैसे विदेशियों के उसमें गोद में जा गिरता है, कैसे हम गुलाम बनते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज थे। ठीक है, इतना बड़ा बंगाल, अब बंगाल का मतलब समझ गए कितना बड़ा इलाका है। बिहार भी शामिल है, सारे मैं बता चुका हूं बार बार। तो षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है? षड्यंत्र में शामिल है सबसे पहला मीर जाफर। ठीक है, ये कौन था? मीर बख्शी था। मीर बख्शी कौन होता था? सैन्य मंत्री। और इसका सैन्य मंत्री था ये, यानी सेना विभाग का सारा अधिकार किसके पास था? मीर बख्शी के पास था। और ये प्रधान सेनापति भी एक तरीके से था उस समय का। तो मीर बख्शी था, मीर जाफर ये नियरेस्ट रिलेटिव भी था, ये इसमें शामिल है। दूसरा है दीवान राय दुर्लभ। ठीक है, राय दुर्लभ, ये भाई साहब दुर्लभ ही थे, राय दुर्लभ। ये है दीवान, नए दीवान बन गए थे राय दुर्लभ साहब। ठीक है, राजवल्लभ की जगह पर कौन आ गया था? राय दुर्लभ। ये दीवान है, यानी खजाना मंत्री है और सेना मंत्री है। आप सोच सकते हो, लिख सकते हो दीवान के ब्रैकेट में खजाना मंत्री। तीसरा है, अगला जो इसमें शामिल है वो है जगत सेठ, जो साहूकार बैंकर था। जगत सेठ भी शामिल है। ये कौन था? साहूकार बैंकर था ये। ठीक है, चौथा व्यक्ति शामिल है इसमें यार लतीफ, एक सेना का बड़ा अधिकारी था। यार लतीफ, ये था सैन्य अधिकारी। और पांचवा, लेकिन बहुत विशेष रोल वाला, अमी चंद। ठीक है, क्या नाम था इनका? अमी चंद। और ये अमी चंद था धनी व्यापारी, मुख्य षड्यंत्र करता। ये था धनी व्यापारी, ये मुख्य षड्यंत्र करता था। मुख्य षड्यंत्र करता कौन है इसमें? अमी चंद और क्लाइव के बीच में डील होती है। ठीक है, ये कहते हैं कि बड़ा कॉन्फिडेंशियल था नवाब का, और ये मुर्शिद कुली खां के समय से ही, ये अलीवर्दी खां के समय से ही बहुत नियरेस्ट रहा है। ठीक है, इसने बताया कि हालात क्या है, खजाने में कितने पैसे हैं, सब कुछ इसे पता था। ठीक है, ये कहता है कि मैं डील करवाऊंगा मीर जाफर से। मीर जाफर को क्या बनना था? इसे अब नवाबी का पद दिए जाने की लालच दी गई कि तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, ये डील कौन करवाता? अमी चंद। डील जब पक्की हो जाती है लगभग मीर जाफर और कंपनी के बीच में कि वो गद्दारी करेगा, तो अमी चंद के मन में लालच आ जाती है। और अमी चंद सोचता है कि खजाने में तो बहुत पैसा है और अंग्रेज उस खजाने का पैसा सारा ले जाएंगे। तो इसने कहा कि कम से कम आधा खजाना हमें मिलना चाहिए। इसने कहना शुरू किया, अमी चंद ने कहा। ठीक, अब अंग्रेज ये सोचने लगे इसको आधा खजाना हम क्यों दें। तो वाटसन जो था, क्लाइव वाटसन दो थे ना, वाटसन मना करता है कि नहीं, इसे आधा खजाना क्यों देंगे। ठीक है, माना कि ये डील कर रहा है, लेकिन आधे खजाना कोई मतलब नहीं बनता, युद्ध हम लड़ेंगे, खर्च हम करेंगे और ये ले जाएगा बैठे बिठाए। तो इसके साथ एक ये कहता है कि रिटर्न में दो हमको। तो क्लाइव ने क्या किया कि दो पेपर बनवाए। एक पेपर जिस पर जो पेपर अपने पास रख लिया उसमें तो ओरिजिनल सिग्नेचर अपना किया,
और दूसरा पेपर जो बनवाया उस पर क्या करता है, किसी और से सिग्नेचर करवा देता है अपनी जगह पर। जिस पर उसने किसी और से सिग्नेचर करवा दिया उसमें कमिट कर देता है कि अमी चंद को पूरा मतलब आधा खजाना मिलेगा, और दूसरे वाले में ये बात नहीं लिखी गई है। इसे लगा अमी चंद को कि दोनों तो सेम पेपर हैं, ये खुश हो जाता है। ठीक है, पहले बोला था षड्यंत्र हम खोल देंगे, और परिणाम ये होता है कि थोड़े दिनों बाद अमी चंद की हत्या करवा देता है क्लाइव, तो अमी चंद मारा गया। ठीक है, ये सारी पृष्ठभूमि अब तैयार हो गई। आप देखिए पूरा वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, यानी ये लोग भारत की जो दुष्ट आत्माएं थी वो क्या कर दी, किसका सौदा कर लेती हैं, नवाब का सौदा कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद में अब होता है सारी षड्यंत्र जब परिपक्व हो गया, तैयार हो गया, तो क्लाइव ने षड्यंत्र किया। और उसके बाद 23 जून 1757 को, 23 जून भारत के इतिहास में डेट बड़ा कहा जाए काले अक्षरों में लिखा जाएगा, 1757। ठीक है, इस दिन हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ, भारत के भाग्य का ये निर्णायक युद्ध माना जाता है। ठीक है, केवल 3 घंटे युद्ध चला। कितने घंटे युद्ध चला? 3 घंटे युद्ध चला। लगभग आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों की तरफ से 3,3200 सैनिक शामिल हुए, और नवाब की तरफ से 11,000 सैनिक शामिल हुए। और सोचो, नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, सिर्फ उसमें कितने आते हैं? 11,000। मीर जाफर तो पहले से मिला हुआ है, जो सैन्य मंत्री है, इसने युद्ध में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, रणनीति कोई नहीं बनाई। स्थिति ये बनती है कि प्लासी के मैदान में पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से क्लाइव की सेना इकट्ठा हो जाती है। एक आम का बगीचा था वहां पर, उन्होंने जानबूझ करके चुना। गंगा नदी भागीरथी कहलाती है, आप जानते हैं बिहार के कुछ हिस्से में गंगा नदी के नाम पर जानी जाती है। ये भागीरथी नदी के तट पर ये गांव है। उन्होंने प्लानिंग करके इस तरीके से जगह चुना था। जगह किसने चुना? भागीरथी नदी के तट पर। कौन सा गांव, ये पूछा जाता कभी कभी, इंपॉर्टेंट है ये कि कहाँ प्लासी अवस्थित है। तो बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है, और यहीं पर आम के बगीचे में उसने जानबूझ करके आम के मोटे मोटे पेड़ों में उसने तोपें बांध रखी थी, और आगे खुला मैदान है। ठीक है, पूरी तैयारी कर लेता है। तो आप जो सैन्य मंत्री जिसके पास सारा खुफिया सूचना आती है, सब कुछ होता है, बाद में बताता है कि साहब अंग्रेज तो आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? तो प्लासी में तैयारी करके आ गए हैं। ठीक है, परिणाम क्या होता है कि नवाब की सेना आती है, 11,000 की सेना। 3 घंटे तक झड़प हुआ। 50,000 की सेना में केवल 11,000 लड़ते हैं। अंग्रेजों की तरफ से 1100 अंग्रेज हैं, ठीक है, जिसमें तोप वाले ज्यादा हैं, तोपची, और 2100 भारतीय। यहां पे देखो 2100 भारतीय सैनिक हैं किसकी सेना में? अंग्रेजों की ओर से जो क्लाइव सेना लेकर के आया। 1100 अंग्रेज, 2100 भारतीय। यहां भी आप देखो नहीं, 2100 भारतीय, 1100 अंग्रेज हैं। इधर 50,000 की सेना है, लेकिन लड़ने सिर्फ कितनी आई है, मैदान में कितनी उतर रही है? 11,000 सैनिक उतर रहे हैं। ठीक है, एक मीर मदन था, या मदान था, मीर मदान, और दूसरा जनरल था मोहनलाल। ये दो मतलब बहुत बड़े वाले नहीं थे, अपेक्षाकृत मिडिल रैंक वाले ऑफिसर्स थे, मीर मदान और मोहनलाल। इन दो के नेतृत्व में 11,000 सैनिक लड़ने आए। आप देखिए कि एक आम के बगीचे में मोटे मोटे पेड़ों के साथ में इन्होंने तोपें बांध रखी हैं। ये मतलब अब आप देख सकते हैं सुरक्षित हैं, और इधर हमारे सैनिक जाते हैं। ठीक है, और बड़ी संख्या में सैनिक कहाँ मार दिए गए? बाग में घुसने के पहले ही मार दिए जाते हैं, तोपों द्वारा प्रहार होता है इन पर। इसमें मोहनलाल भी मारा गया। कौन मारा गया? मोहनलाल। जैसे खबर आती है, सिराजुद्दौला पहुंचा था वहां प्लासी में, वो भी पहुंचा था। सिराजुद्दौला को जब ये खबर मिलती है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं, उनकी तोपें गरज रही हैं, और आधे भारतीय तो ऐसे ही बेहोश हो रहे थे। अब जानते हैं उनके पास तलवार धनुष भाले हैं, क्या करेंगे बेचारे ये? ठीक है, यहाँ तोपें गरज रही हैं, बंदूकें चल रही इधर से। ठीक है, परिणाम ये होता है कि जब मोहनलाल मारा गया, ये खबर पहुंचती किसके पास? सिराज के पास पहुंचती है, सिराजुद्दौला के पास पहुंचती है कि मोहनलाल मारा गया और अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं। तब ये मौसा लगते थे, ये भी मीर जाफर इसके मौसा जी लगते थे। इनसे पूछता, और परिवार के वो थे, नियरेस्ट वो थे, रिलेटिव थे, और जिम्मेदार पद पर भी थे। तो इनसे पूछता है कि अब हमें क्या करना है? तो बढ़िया सलाह दे दिया कि तुम भाग जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे तो बाकी देख लिया जाएगा। अब आप सोचो, षड्यंत्र करके तो बैठा है खुद। इसने इसे भाग जाने के लिए कहा। कहाँ भाग जाओ? कहाँ भाग जाओ? राजधानी मुर्शिदाबाद भाग जाओ। ठीक है, मुर्शिदाबाद इसे भाग जाने के लिए कहा। और जब ये भागने लगा तो अपने बेटे मीरन से मीर जाफर कहता है, क्या नाम है मीर जाफर के बेटे का? मीरन नाम है। मीरन से मीर जाफर कहता कि देख क्या रहे हो नालायक, पीछे लग जाओ। अब इशारा समझ गया वो। कौन समझ गया इशारा? मीरन। बापू ने बता रखा होगा कि काम सब सेट है। मीरन ने पीछा किया सिराजुद्दौला का, और आगे इसे क्या करता है, अपने एक सैनिक के द्वारा उसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, मोहम्मद बेग नाम था इसका, जिससे इसने हत्या करवा दिया। क्या नाम था? मीरन ने मोहम्मद बेग से सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। अब मार्ग निष्कंटक हो गया। 23 जून की घटना है। 25 जून को मीर जाफर क्या होता है? नवाब बन जाता है। किनके मदद से? अंग्रेजों की मदद से। ठीक है,
अब आप देखिए कैसे भारत का इतिहास बदल रहा है तेजी से। ठीक है, 23 जून को भयानक पराजय हुई। 3 घंटे का एक झड़प ही हुआ था। मैक्सिमम जो आर्मी है, यानी आप देख रहे हैं 50,000 में से सिर्फ कितने लड़ रहे हैं, 11,000 लड़ रहे हैं। ठीक है, मीर जाफर खुद केवल तमाशबीन बन करके बैठा हुआ, जो मुख्य सेनापति है, सैन्य मंत्री भी है, वो केवल तमाशबीन बना बैठा हुआ है। ठीक है, नवाब की हत्या करवा दी जाती है, किसके द्वारा? सैन्य मंत्री द्वारा, अपने ही बेटे से। और 25 जून 1757 कौन नवाब बना? मीर जाफर। अब ये किसने इसको नवाब बनाया है? मीर जाफर को क्लाइव ने, अब आप देखो क्या हो रहा है देश में, क्लाइव ने नवाब घोषित कर दिया। बंगाल के नवाब की घोषणा कौन कर रहा है? क्लाइव घोषित कर रहा है। ठीक है, आप देखिए षड्यंत्रकारी क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, तो इस तरह से भारत के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण परिघटना के रूप में हम किसे देख पाते हैं? अब ये 23 जून भारत में कहा जाता है मध्यकाल का अंत हुआ और नए युग की शुरुआत होती है। तो इसमें अभी यहीं तक, आगे हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या महत्व है। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।